अगर आप 1970s और 1980s में जी रहे होते और उस वक्त मैं आपसे कहता कि कुछ ही सालों में कंप्यूटर्स हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को बदलने वाले हैं, टेक ओवर करने वाले हैं, जैसे एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री, कॉमर्स, स्टॉक मार्केट्स, बिजनेसेस, कोई भी एस्पेक्ट आपके लाइफ का टेक ओवर होने वाला है कंप्यूटर से। या अगर मैं आपसे ये कहता कि कुछ ही सालों में हमारे पास हैंड हेल्ड डिवाइसेस होंगे, ये डिवाइसेस हमें दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और कोई ऐसा जो है वेब सिस्टम होगा जिससे डेटा ट्रांसफ़र होगा लाइटनिंग स्पीड पे। अगर ये सब मैं आपको 70s में कहता या 80s में कहता, ये चीज़ आपके लिए कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल हो जाता, कैसे कैसे हो सकता है। ये उस वक्त का हमारा साइंस फिक्शन था, लेकिन हमें पता है कि आज हम इस साइंस फिक्शन को जी रहे हैं। जो 70s और 80s का साइंस फिक्शन था वो आज हमारी रियलिटी है। बिल्कुल ऐसा ही अभी बायोटेक और जेनेटिक्स के फील्ड में हो रहा है। अभी अगर मैं आपसे कहूं कि हम 20 साल या 30 साल के बाद जेनेटिक्स में कोई ऐसी चीज़ें देखेंगे जो आज हमारे लिए साइंस फिक्शन है, वो 30 साल और 40 साल के बाद हमारी रियलिटी होगी। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइनर बेबीज़। हेलो गाइस, वेलकम टू द क्विंटेसेंस। तो क्या है डिज़ाइनर बेबी, इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो टर्म है डिज़ाइनर बेबी, ये टर्म आई है एक और टर्म से, इन्होंने इसको डिराइव किया है डिज़ाइनर क्लोथिंग। जैसे हम कपड़े अपने डिज़ाइन करते हैं, जिस तरीके से हम अपने कपड़े चाहें बना सकते हैं और उनको उनके डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर में 30 से 40 साल की बात है, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को उस लेवल तक ले जाएंगे जहाँ पर हम अपने बच्चों को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस टर्म को, इस डिज़ाइनर बेबी को एक और नाम दिया गया है मेड टू ऑर्डर बेबी, जहाँ पर फ्यूचर में आप अपने बच्चे को ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने का मतलब क्या है, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऑर्डर करना पड़ता है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपको फिल्टर में क्या करते हैं, आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं कि आपको कैसा ऑर्डर देना है, उसकी रेट क्या होनी चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं फ़िल्टर में। तो वैसे ही आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपने बच्चे को, जहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए वो चीज़ें आप बच्चे में ला सकते हैं और जो चीज़ें नहीं चाहिए वो चीज़ें बच्चे में हटा सकते हैं। तो ये होने वाला है कुछ ही सालों में डिज़ाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट, जिसको हम मेड टू ऑर्डर बेबी भी कहते हैं। अब इसका मेथड क्या है, ये कैसे किया जाएगा, इसके मेथड में 3 हम जो है स्टेप्स देखते हैं। तो पहला स्टेप जो है उसको हम कहते हैं प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो स्कैनिंग एंड सिलेक्शन, दूसरा है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस और तीसरा है इम्प्लांटेशन। ये मेथड मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, तो मेथड ऑफ डिज़ाइनर बेबी है क्या। डिज़ाइनर बेबी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एम्ब्रियो स्कैनिंग एंड सिलेक्शन, कि हम जब फॉर एग्जांपल आपने मदर से उनकी एग सेल्स ली और फादर से उनकी स्पर्म सेल्स ली, तो फादर ने आपको स्पर्म दिया, मदर ने आपको एग सेल दी, इनको आप आर्टिफिशियली जो है फ्यूज़ कराते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में आप एक जाइगोट तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो जाइगोट तैयार हुआ, इस प्रोसेस को जहाँ पर आर्टिफिशियली बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं, इसको हम कहते हैं IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ से आपका जो जाइगोट है ये बड़ा होकर एम्ब्रियो बनता है और ये कुछ सेल्स का एम्ब्रियो बनता है। ये जो एम्ब्रियो है ये आपके टेस्ट ट्यूब में बना, तो इसको हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में जब ये एम्ब्रियो बना, इस एम्ब्रियो की स्कैनिंग होगी, ठीक है ना, इसकी स्कैनिंग होगी। स्कैनिंग में हम क्या देखेंगे कि क्या इस एम्ब्रियो में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, क्या ये एक हेल्दी एम्ब्रियो है या नहीं है, ठीक है ना। ये जो एम्ब्रियो हमने बनाया इसकी स्कैनिंग होगी, इसमें देखा जाएगा कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है। स्कैनिंग के बाद इसकी सिलेक्शन होगी, अगर ये कोई हेल्दी एम्ब्रियो था, इसकी सिलेक्शन की जाएगी, यानी इस एम्ब्रियो को अब सिलेक्ट किया जाएगा अगर ये एक हेल्दी एम्ब्रियो था। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, तो पहले स्टेप में हमने देखा एम्ब्रियो स्कैनिंग एंड सिलेक्शन। सेकेंड स्टेप में हम करते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, ये स्टेप क्या है। साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में हम क्या करते हैं, हम इस एम्ब्रियो में फॉर एग्जांपल अगर ये 6 से 8 सेल का एम्ब्रियो है, तो इस एम्ब्रियो में फॉर एग्जांपल 8 सेल्स है,
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसकी सेल निकालते हैं और उस सेल में से हमें मालूम होता है सेल के अंदर होता क्या है, डीएनए होता है। तो हम इस सेल से इसका डीएनए निकालते हैं और इस डीएनए में पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको मालूम होता है डीएनए के अंदर होता क्या, डीएनए के अंदर हमारे जीन्स होते हैं। ठीक, आप जो भी हैं आपके जीन्स की बदौलत है, और हमारे अंदर जो जीन्स है उसी की वजह से हमें स्पेशल कैरेक्टर मिलता है। और अगर फॉर एग्जांपल मुझे मेरे बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, और मैं क्या करता हूँ, मैं इस सेक्शन ऑफ डीएनए को जो है बदलता हूँ। मैं इस साइट पे जाके, इस पर्टिकुलर साइट पे जाके, मैं उस पर्टिकुलर साइट पे जाके थोड़ा बदलाव करता हूँ डीएनए में, कुछ चेंजेस लाता हूँ, कुछ म्यूटेशन करता हूँ। ठीक है ना, कहाँ पे करता हूँ, जीन्स में म्यूटेशन करता हूँ। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। यानी आप डीएनए के पर्टिकुलर साइट पे जाके जेनेटिक जो है सीक्वेंस को म्यूटेशन करते हैं, यानी उसको बदलते हैं, और आप उसकी जगह वो सीक्वेंस डालते हैं जो आपको चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल इस डीएनए में यहाँ पर ये सीक्वेंस है जिसकी वजह से जो है मेरा बच्चा फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पैदा होता, ठीक, या मेरा बच्चा व्हाइट पैदा होता, क्या कोई भी उसका स्किन कलर होता, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल इसकी वजह से उसमें कोई और जो है स्पेशल कैरेक्टर मिलता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसमें ये स्पेशल कैरेक्टर ना हो, इसमें कोई और कैरेक्टर मैं इंड्यूस करूं। तो मैं यहां से इसका ये सेक्शन ऑफ डीएनए चेंज करके यहां पर वो चीज पेस्ट करूंगा जो मुझे चाहिए। ठीक है ना, अब ये डीएनए में मैंने म्यूटेशन कर ली और इस सेल में ये चेंज आ गई, ऐसे ही मैं दूसरी सेल में भी करूंगा, ऐसे ही मैं तीसरी सेल में भी करूंगा। यानी हर सेल के डीएनए में जाके मैं पर्टिकुलर साइट्स पे जाके पर्टिकुलर जीन्स को बदल के वहां पर वो जीन्स ऐड करूंगा जो मुझे चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चे के पूरे एम्ब्रियो में अब क्या हो गया, बच्चे के पूरे एम्ब्रियो में वो जीन्स आ गए जो मुझे चाहिए। अब इस एम्ब्रियो की होगी इम्प्लांटेशन, यानी इसको माँ के वूम्ब में ट्रांसफर किया जाएगा और वहां से वो बच्चा 9 महीने के बाद डिलीवर होगा। तो ये मेथोडोलॉजी है डिजाइनर बेबीज बनाने के, जो यहाँ पर आपने देखा है कि पहले क्या होता है, प्री इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो स्कैनिंग एंड सिलेक्शन। यानी बच्चे को टेस्ट ट्यूब में जब बनाया जाता है तो उसको इम्प्लांट करने से पहले, माँ की बॉडी में डालने से पहले उसकी स्कैनिंग होती है। अगर वो अच्छा हेल्दी एम्ब्रियो होगा विदाउट एनी जेनेटिक डिफेक्ट्स, उसको सिलेक्ट किया जाता है किसके लिए, सेकेंड स्टेप के लिए, जिसमें हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करते हैं। यानी पर्टिकुलर साइट्स पे जाके हम उसके जीन्स को एडिट करते हैं, उसके जीन्स को बदलते हैं, उसके जीन्स में म्यूटेशन करते हैं। ठीक है ना, और वो जीन्स वहां पे ऐड करते हैं जो हमारे फेवरेबल जीन्स होते हैं, यानी जो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे में हो। फाइनली जब आपका एम्ब्रियो तैयार हो जाता है म्यूटेशन करने के बाद, फाइनली हम उसको इम्प्लांट करते हैं मदर की बॉडी में। अब इससे क्या होगा, इससे आपने अपने बच्चे में, इस एम्ब्रियो में वो चीजें डाल दी जो आपको चाहिए और वो चीजें हटा दी जो आपको नहीं चाहिए। ठीक, अब ये बच्चा क्या हो गया, आपके ही विल के अकॉर्डिंग, यानी आपके ही प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग ये बच्चा डिजाइन हो गया। जैसा आप चाह रहे थे वैसा आपने डिजाइन कर लिया अपने बच्चे को। अब इसके बहुत ज्यादा मेरिट्स भी है, डिमेरिट्स भी है, तो हम दोनों देखेंगे। इसके मेरिट्स देखते हैं सबसे पहले, इससे फायदे क्या होंगे। पहला फायदा ये होगा कि इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, यानी बच्चा जो पैदा होगा, हम फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा है, कोई एम्ब्रियो है, इसमें हमने देखा कि इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, तो हम क्या करेंगे, इस मेथोडोलॉजी के तहत इसमें, इसके डीएनए में जहां पर भी ये जेनेटिक डिफेक्ट है वहां पर हम उसको ठीक कर सकते हैं। तो बच्चे में जेनेटिक डिफेक्ट हम हटा सकते हैं, जेनेटिक डिजीजेस खत्म कर सकते हैं, इसके डिफेक्टिव जीन्स को हम खत्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये बच्चा हेल्दी रहेगा और इसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी, ओवरऑल लाइफ बढ़ जाएगी इसकी। ठीक है ना, क्योंकि इससे हमने जेनेटिक डिजीजेस हटा लिए। दूसरा, जो इनक्योरेबल डिजीजेज है, चाहे अल्जाइमर्स हो, हंटिंगटन्स डिजीज हो, डाउन सिंड्रोम हो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी हो, या कोई भी दूसरे जेनेटिक डिजीजेस जो जीन्स के रिलेटेड होते हैं, उन सारी डिजीजेस को हम इस मेथोडोलॉजी से खत्म कर सकते हैं। अब इससे और एक फायदा होगा, वो ये कि बच्चे की लाइफ आसान हो जाएगी, उसको कोई जो है तेज पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको प्रेशर करने की जरूरत नहीं कि भाई आपको हार्ड स्टडी, बहुत हार्ड वर्क करनी है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, एकेडमिक फील्ड में बहुत फ्लरिश होना है। बल्कि बच्चे को अगर हमने पहले से ही स्मार्ट बना लिया, इंटेलिजेंट बना लिया, फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने जो है आइंस्टाइन की सीक्वेंस डाल दी, तो बच्चा जो है आइंस्टाइन की लेवल का जो है उसमें इंटेलेक्ट आएगा, तो उसमें ज़्यादा उसकी लाइफ जो है वो इजी गोइंग हो जाएगी। ठीक है, तो वो उसमें उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो खुद से ही टैलेंट के बिना पे आगे जाएगा। ठीक है ना,
और इससे एक और चीज़ होगी, इससे डोमिनो इफेक्ट होगा, यानी एक बारी हम मेडिकल फील्ड में ये माइलस्टोन अचीव कर ले, इसके बाद हम नए एडवांसमेंट्स भी देख सकते हैं मेडिकल साइंस में। तो ये इसकी वजह से दूसरे एडवांसमेंट्स होंगे, फिर उसकी वजह से फर्दर एडवांसमेंट्स होंगे। इससे जो है एक और फायदा होगा, वो है ये है कि सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। जैसे आपको मालूम है सोसाइटी में कलर के बेसिस पे या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो कलर चेंज कर सकते हैं अपने बच्चे का, ताकि उसमें वो डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में उसको ना झेलनी पड़े। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये इसका एक बेनिफिट भी है और ये इसका एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इससे आप ये बोल रहे हैं कि एक कलर दूसरे कलर से जो है ज़्यादा बेटर है, जो एक क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन है। इसके डीमेरिट्स क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला डीमेरिट जो है, जो मैंने आपको यहाँ पर कहा कि इसकी लाइफ जो है आसान हो जाएगी और ये एकेडमिक फील्ड में फ्लरिश करेगा अगर हमने इसमें फॉर एग्जांपल आइंस्टाइन की जो है आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस डाली। तो पहला ड्रॉबैक जो यही है कि अगर हमने इसमें आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस डाली तो आपको क्या गारंटी है इस बात की कि ये बच्चा जब बड़ा होगा ये अपनी इंटेलिजेंस साइंस पर ही इस्तेमाल करेगा? क्या पता ये अपनी इंटेलिजेंस क्राइम पे इस्तेमाल कर ले और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिमिनल बने। तो आप नहीं जो है वो डिसाइड कर सकते कि बच्चा क्या चूज करेगा आगे होके, ठीक है ना। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसमें सेफ्टी इश्यूज है कि ये प्रोसेस अभी जो है 100% सेफ नहीं है। तो बच्चे में ये अभी तो एक्सपेरिमेंटल स्टेज पे, ये तो कोई एरर भी हो सकता है, तो बच्चे में कोई डिफेक्ट भी पैदा हो सकता है। दूसरा जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चे को कोई चॉइस नहीं मिलती है इस केस में। फॉर एग्जांपल आप ही डिसाइड करते हैं बच्चे का रंग क्या होगा, बच्चे की इंटेलिजेंस क्या होगी, बच्चे का हर एक स्पेसिफिकेशन माँ बाप डिसाइड करते हैं और बच्चे को कोई इसमें से नहीं होता, बच्चे में उसको कोई चॉइस नहीं मिलती कि वो अपनी लाइफ से क्या करना चाहता था। इसमें एक और जो बहुत बड़ा डीमेरिट है वो ये है सोशल डिस्पैरिटी होगी, यानी इसमें क्लासेस बनेंगे, क्योंकि आपको पता है ये प्रोसेस काफ़ी महंगा होगा और इसको खाली रिच अफोर्ड कर पाएंगे और अमीर जो है वो ज़्यादा अमीर बनेंगे और गरीब जो है वो गरीब ही रहेंगे, और जिसकी वजह से सोशल डिस्पैरिटी बनेगी। डिज़ाइनर और नॉन डिज़ाइनर बेबीज़ की क्लियर कट डिस्टिंक्शन और क्लासेस बनेंगे, जो इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद इसका एक एथिकल डिलेमा भी है, यानी जैसे अबॉर्शन में जो जब बच्चा आपको नहीं चाहिए होता है तो आप उसको जो है निकाल देते हो, वैसे ही अगर इस केस में भी जब बच्चे में कोई अनवांटेड जीन्स है नेचुरली, तो आपको वो जीन्स जब नहीं चाहिए तो आप बच्चे को जो है उसको जो है आप उसको चूज नहीं करते बल्कि एलिमिनेट कर देते हो। तो ये एक एथिकल इशू है कि आप ह्यूमन एम्ब्रियोज को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। इसकी वजह से जेनेटिक डोपिंग का कॉन्सेप्ट आ सकता है। आपको मालूम है कि एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए डोप करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स लेते हैं। तो इससे भी डोपिंग हो सकती है, लेकिन जेनेटिक लेवल पे डोपिंग हो सकती है कि हमारे जो जैसे पेरेंट एथलीट्स है वो अपने बच्चे को भी चाहेंगे ये अच्छा एथलीट बने, तो वो अपने बच्चे में ऐसे जीन्स ऐड करेंगे जिसकी वजह से वो आगे जाके अच्छे एथलीट बने, उनमें ऐसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो उनमें वो ऐसे ही जीन्स इंसर्ट करेंगे, तो जेनेटिक डोपिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। इसकी वजह से हम बायो वेपन भी बना सकते हैं, यानी आप इंसानों को इस तरीके से रेयर करेंगे जैसे आप एनिमल्स को रेयर करते हो, और उनको आप जो है उनमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स डालोगे, उनको आप जो है जिंदा वेपन बनाओगे और उसको आप जेनेटिक बायो वेपन की तरह इस्तेमाल करोगे। इसका जो आखिरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इससे नेचुरल ह्यूमन एवोल्यूशन को जो है डिसरप्शन देखना पड़ेगा, यानी नेचुरली हम जो इवॉल्व करते रहते हैं और हमारा एवोल्यूशन होता रहता है, और इस एवोल्यूशन में जब इसमें दखल अंदाजी करेगा इंसान, जब इसमें अपना हाथ डालेगा, इसकी वजह से जो नेचुरल ह्यूमन एवोल्यूशन है उसमें डिसरप्शन होगा। तो मैंने इस टॉपिक में आपको इसके बेनिफिट्स और इसके ड्रॉबैक्स दोनों बता दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। May peace be on all of you.